औरंगजेब बचपन से लेकर आपको आज तक वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा दिखाया गया है। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से लेकर बॉलीवुड की मूवीज तक ये प्रोपेगेंडा रन होता है और इस प्रोपेगेंडा में हिस्ट्री में हुई हार को या तो जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है या तो हार को जीत में बदलने की कोशिश की जाती है। औरंगजेब के नाम को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी के साथ भी कंपैरिजन कर दिया जाता है। कंपैरिजन करके उस कैरेक्टर को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आप औरंगजेब की फुल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि औरंगजेब कोई ऐसा नाम नहीं जिसे ऐसे ही ले लिया जाए, क्योंकि औरंगजेब उस दौर में पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे और उनका कंपैरिजन क्वींस डायनेस्टी के रूलर के साथ भी नहीं था। अब दो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि औरंगजेब के बारे में हिस्ट्री में ज्यादा डिस्कशन नहीं होते इंडिया में। उन्होंने तिब्बत और म्यांमार में दोनों ही जगह पर जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी मनचाही सरकार बनाना ज्यादा बेहतर समझा वहाँ पर कब्जा करने से। क्यों? ताकि बेहतर ट्रेड एनवायरनमेंट बना जा सके। बहरहाल हिस्ट्री में फैलाए गए तमाम झूठों में से एक झूठ के बारे में जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में कि मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट एंड औरंगजेब टेक्निक एक्सपेंशन में। तो अभी तक आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा कि माइटी मुगल एम्पायर को टाइनी मराठा एम्पायर ने चैलेंज किया और धीरे धीरे करके साउथ में मराठा एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। साउथ में मराठाओं ने काफी इन्फ्लुएंस डाला और साउथ में मुगल्स के फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने मुगल आर्मी पर पीछे से बहुत से हमले किए। मुगल्स को ये लगने लगा कि साउथ में अगर कोई सबसे बड़ा सरदर्द है तो वो मराठा एम्पायर है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 1680 में औरंगजेब आलमगीर को खुद साउथ इंडिया आना पड़ा और उन्होंने औरंगाबाद में मिलिट्री को एस्टेब्लिश किया। 3 लाख के करीब लोगों को जोड़ा और साथ ही साथ मराठा एम्पायर के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू कर दी, क्योंकि साउथ में मुगलों के लिए कोई सबसे बड़ा सरदर्द था तो वो मराठा एम्पायर था। ये नरेटिव आज तक आपको परोसा गया है, जो कि एक झूठा नरेटिव है। सबसे बड़ा झूठ इसमें यह है कि 1680 में औरंगजेब इनके लिए या मराठों के लिए साउथ इंडिया गए थे। कैसे? क्योंकि मुगल्स के लिए मराठा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे ही नहीं। 1659 से 1663 तक जितने भी हमले मुगल आर्मी के ऊपर हुए हैं, या तो ये सारे हमले पीछे से किए गए हैं या फिर गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत छुप कर किए गए हैं। कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मराठा और मुगल एम्पायर के बीच में नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट मुगलों से अगर भिड़ेंगे तो मुगल उन्हें कुचल कर रख देंगे। तो उन्होंने कभी भी इसे मुनासिब नहीं समझा। जब मुगलों को ये लगने लगा कि 1663 में और 1664 में कि हाँ मराठा सरदर्द बन रहे हैं, तो 1665 में महाराजा जयसिंह साहब को, जो कि एक बड़े कमाल के मिलिट्री जनरल और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्हें भेजा। वो जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचे बस कुछ ही दिनों में उन्होंने मराठाओं के पैर उखाड़ दिए और इतना ही नहीं, उनके लीडर्स को पकड़ के औरंगजेब के सामने पेश कर दिया। शिवाजी को उनके सामने ले जाकर रख दिया। अब ये था सिक्के का एक पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि 1665 में पकड़े जाने से पहले और रिहा होने के बाद, इन दोनों ही टाइम से पहले और बाद में शिवाजी ने निरंतर औरंगजेब को लेटर्स लिखे हैं और उन लेटर्स में साउथ में ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की है, ज्यादा जहागीर की मांग की। हम वैसल स्टेट बने रहेंगे लेकिन हमें थोड़ी ज्यादा ताकत चाहिए। ये लेटर्स वो रेगुलर लिखते रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके जो घर वाले थे वो हमेशा से ही मुस्लिम एम्पायर्स के लिए काम करते रहे थे। इनके पिताजी शाहजी, इन्होंने बीजापुर के लिए काम किया, फिर मुगलों के लिए काम किया, फिर 4 साल बाद छोड़ के फिर से बीजापुर में आ गए। मतलब मुस्लिम एम्पायर्स के लिए रेगुलर पुश्तों से ये काम करते हुए आ रहे थे और वफादारी से काम किया। इस बात को मैं मानता हूँ। इनकी माताजी जीजाबाई, उनके भी घर वालों ने मुस्लिम एम्पायर्स के साथ वफादारी से काम किया है। ये सिक्के के वो पहलू हैं जिनको आपसे हिस्ट्री में छुपाया जाता है। तो इन सारी बातों के मतलब क्या थे? जब उभरे तो इन्हें जयसिंह को भेजकर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रेगुलर लेटर लिख रहे थे औरंगजेब को, ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए थी, ज्यादा जहागीरें चाहिए थी। फिर इनके घर वाले रेगुलरली काम कर रहे थे पुश्तों से मुस्लिम एम्पायर्स के लिए। इसका मतलब ये था कि मराठा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। तो आखिर क्यों 3.5 लाख की फौज को जुटाकर औरंगजेब को दिल्ली से औरंगाबाद आना पड़ा था? और वाकई में एक बहुत बड़ी मिलिट्री को कैंप
कैंप में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? ये मराठों के लिए नहीं आई थी, ये पूरे साउथ इंडिया के लिए आई थी। ये वहां तक जाने के लिए आई थी जहां तक आज तक कोई भी मुगल सल्तनत या बादशाह नहीं पहुंच पाया था, तमिलनाडु के कोस्ट तक। ये प्लान था उनका। वो चाहते थे कि उनका एम्पायर पूरे के पूरे साउथ में फैल जाए। वो साउथ के एक्सपर्ट थे। अपनी जवानी के दौर में वो साउथ में ही काम करते थे और साउथ में ही उन्हें सूबे मिले हुए थे। तो साउथ की सूबियों की वजह से उन्हें साउथ की सिचुएशन अच्छी तरह से मालूम थी। और अब जब उनके पास एक स्टेबल एम्पायर था तो उनका काम था कि अब पूरे के पूरे साउथ में अपना कंट्रोल करना। और उसका भी रीजन है, बीजापुर और गोलकुंडा ये दो मुस्लिम स्टेट्स थी जो कि हमेशा से ही बाकी सारी छोटी मोटी हिंदू मुस्लिम स्टेट्स को मिलाकर मुगलों के अगेंस्ट रखती थी, उनके ऊपर हमले करवाती थी और हमेशा से ही इनके अगेंस्ट रहती थी। बीजापुर की और मराठों की आपस में तो दुश्मनी थी ही, लेकिन इस दुश्मनी को भी भुलाकर ये लोग एक दूसरे का साथ देते थे मुगलों के खिलाफ। तो ये सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने आए थे और उन्होंने ऐसा ही किया। साउथ में तमिलनाडु के बस एक छोटे से इलाके को छोड़कर पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर का झंडा लहरा रहा था। शुरुआत की गई थी मराठों से, फिर उसके बाद प्लान था बीजापुर और गोलकुंडा। लेकिन जब मराठों के ऊपर कैंपेन शुरू हुई तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी। कई जगह मुगल फौजों को नाकामयाबी हासिल हुई। क्यों नाकामयाबी हासिल हुई? क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा अपने पुराने रंग में थे। वो मराठों का साथ दे रहे थे, उन्हें संरक्षण दे रहे थे, उन्हें सुरक्षा दे रहे थे, उन्हें पैसे और हथियार दे रहे थे, जिससे वो मुगल सल्तनत को जगह जगह नाकामयाब कर सकें। और जैसे ही इन चीजों की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उन्होंने दोनों ही सल्तनत के पास, क्योंकि वो मुस्लिम थे तो इसलिए लेटर्स भेजे। लेटर भिजवाया और लेटर भिजवा कर कहा कि इनकी हेल्प मत करो। उन्होंने कह दिया जी ठीक है, नहीं करेंगे। इससे पहले भी चाहे अकबर का रूल हो, चाहे सलीम का रूल हो, शाहजहां का रूल हो, इन तीनों के रूल में बीजापुर और गोलकुंडा सेम तरह के काम करते हुए आए थे। उन्होंने मदद की थी हमेशा से ही मुगल सल्तनत के दुश्मनों की और मुगल सल्तनत को कमजोर करने की कोशिश की थी। तो अब औरंगजेब को लगा कि ये लोग अपना रंग नहीं बदलेंगे तो हम इन पर सीधा हमला कर देते हैं। तो मराठों से पहले बीजापुर और गोलकुंडा को साफ कर दिया गया। दोनों ही सल्तनत पे मुगल सल्तनत का झंडा लहराने लगा। उसके बाद मराठों की बारी आई। विद इन 8 to 10 months वैसे ही बीजापुर और गोलकुंडा खत्म हुए, मराठे भी खत्म हो गए, सांभा को कैप्चर कर लिया गया। इसी कैंपेन में, जिस कैंपेन में साउथ इंडिया को जीता गया था, कहते हैं डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब या औरंगजेब डेक्कन एक्सपेंशन। अब यहाँ पर मैंने आपको हर एक पहलू से रूबरू करा दिया है, लेकिन हिस्ट्री में 3 बहुत बड़े बड़े झूठ हैं जिन झूठों को मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मैं जो सबसे पहला झूठ है वो ये है कि अफजल खान एक मुगल थे। अफजल खान मुगल नहीं थे, अफजल खान बीजापुर के थे और बीजापुर सल्तनत के लिए वो काम करते थे। बीजापुर वालों ने उन्हें मराठों के खिलाफ भेजा था, क्योंकि जिस जगह पर शिवाजी की फौजें कब्जा कर रही थी वो पहले कभी बीजापुर का ही हिस्सा था, वेसल्स स्टेट थी। उन जगहों पर धीरे धीरे करके मराठा अपना इन्फ्लुएंस बिखेर रहे थे। जब बीजापुर को ये लगने लगा कि वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है तो इन्होंने अफजल खान को भेजा। तो अफजल खान वहाँ कुछ गले मिलने का वाकया है जिसमें शिवाजी ने एक खंजर भोग दिया और अफजल खान खत्म हो गया। अब कुल मिलाकर मैं आपसे एक बहुत सिंपली बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनत ने मुगलों के साथ गद्दारी की और मुगल आज तक उन्हें मुसलमान समझकर माफ करते आ रहे थे, उन्हीं लोगों को अच्छे से वफादारी निभाने ने दी। पहले तो उनकी जमीन पर कब्जा कर उनकी सल्तनत में कब्जा करके, उसी के साथ साथ अफजल खान का कत्ल करके। अब आगे आ जाएं आप। हिस्ट्री में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट झूठ है कि शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब के पिता थे, उनकी 3 उंगलियों को शिवाजी ने एक लड़ाई में काट दिया था और ये कॉन्फ्लिक्ट था। किसी किले में इनका कंट्रोल हो गया था। उस किले में खिड़की से भागते वक्त ये 3 उंगलियां कट गई थी, लेकिन ये भी सरासर झूठ है। इसका कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। शाइस्ता खान वो एक बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1664 से 1688 तक वो बंगाल सूबे के हेड रहे और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा रूल चलाया। उस वक्त का बंगाल वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा अमीर, ताकतवर और प्रॉस्पेरियस था। अब 2 झूठ और बोले जाते
आते हैं हिस्ट्री में, एक तो शिवाजी के एस्केप को लेकर और लास्ट सांबा के एग्जीक्यूशन को लेकर। ये कहा जाता है कि सांबा जी के सामने एक ऑफर रखा था औरंगजेब आलमगीर ने कि इस्लाम कबूल लो तो तुम्हारे पीछे की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, हम तुम्हें सारे के सारे चार्जेस से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देंगे और जितनी जहागीर चाहिए वो भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और मुगलों ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें मुगल कोर्ट के हवाले कर दिया गया था और मुगल कोर्ट में फैसला सुनाया गया है सिविलियंस के कत्ल के ऊपर, नशे में धुत रहकर गलत डिसीजन लेने के ऊपर, जब वो अल्कोहल भी लेते थे और साथ ही साथ वो अफीम भी लेते थे। एक और चीज पर डिसीजन लिया गया है कि मराठी औरतों का ही रेप किया था उन्होंने, उसके लिए भी सजा सुनाई गई थी। इन सारे चार्जेस को लगाकर तब एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिला है। पढ़ते क्यों नहीं है आप? एक बार पढ़ने की कोशिश तो करें हिम्मत रख के। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि औरंगजेब के पास टिप्स और फैक्ट्स की पॉलिसी थी, मतलब जैसे को तैसा। आपको लगता है कि जिसके लोगों को बहुत बार पीछे से हमला करके मारा गया हो और वो शख्स जैसे को तैसा में यकीन रखता हो, ये बात दुनिया जानती, वो उन्हें इस्लाम कबूलने के बाद छोड़ देंगे? अगर कोई चाहे तो भी नहीं कबूलने देंगे। ये उनकी पॉलिसी थी कि उनके सिविलियंस और उनके मिलिट्री मैन को मारने वालों को कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि मुगल कानून पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट कानूनों में से एक था। ये इम्पॉसिबल है कि अगर जुडिशरी ने एक सजा सुना दी उसके बाद किसी के सामने लॉलीपॉप ऑफर करनी है कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मजाक है हिस्ट्री के साथ। अब एक और आपने बहुत बड़ा झूठ सुना होगा, वो ये है कि 1666 में एक मजाकिया स्केप हुआ था। एक मजाकिया स्केप के पहले तो राजा जय सिंह साहब पहले तो इन्हें पकड़ के ले आए थे, फिर पिता पुत्र जेल में थे। मुगलों ने मिठाई भेजी, मिठाई के डब्बे में पिता पुत्र समाये और एक फिल्मी स्टाइल में चले गए। बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया गया है, एनिमेटेड मूवीज में दिखाया गया है, हिंदी की किताबों में झूठी कहानियां लिखी गई और लोगों को लगने लगा कि अरे वाह क्या इवेंट हुआ है हिस्ट्री में, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए, इसमें तो फिल्में बननी चाहिए। असल में क्या है कि ये फिल्मों की ही स्टोरी है, उसी वक्त बनाई गई, उसी वक्त क्रिएट की गई। 36 फोर्ट को यानी के 36 किलो को छोड़ने का वादा किया शिवाजी ने, तब उन्हें रिहा किया गया, उन्हें और उनके बेटे को। फिर वो चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने वो बात नहीं मानी, वो एक अलग चीज है। अब औरंगजेब के खिलाफ या फिर मुगल्स के खिलाफ एक बहुत ही लॉन्ग कैंपेन है। उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे लोगों को सताया और ये सारी की सारी शुरू हुई 1857 के बाद। उससे पहले भारत में औरंगजेब के खिलाफ कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं थी। अब कोई मुझे निकोला मोनविची की कहानी मत सुनाना कि उसने ऐसा कहा है। जो शख्स कभी मुगल कोर्ट में था ही नहीं, वो क्या बताएगा औरंगजेब के कैरेक्टर के बारे में? मुगल कोर्ट में कौन था? फ्रांसिस बर्नियर, वो बताएगा आपको कि क्या थी रियलिटी मुगल सल्तनत की, क्या पॉलिसीज थी औरंगजेब आलमगीर की। रियलिटी पर यकीन रखें, क्योंकि झूठ के तौर पे इस वक्त बहुत कुछ परोसा जा रहा है। अब हम औरंगजेब के रीजंस के बारे में जान लेते हैं कि औरंगजेब ने अपने टाइम पर क्या क्या अचीवमेंट पाई हैं। सबसे बड़ी बात कि 1856 में के पहले औरंगजेब के खिलाफ इंडिया में किसी भी तरह की स्क्रिप्ट बायोग्राफी मौजूद नहीं थी। ये सारी 1856 के बाद लिखी गई। आप इसको सो कॉल्ड यूरोपियन प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना था ताकि सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो सके। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है वो है कि जिस यूनाइटेड इंडिया या अखंड भारत का आज के लोग सपना देखते हैं, वो औरंगजेब के टाइम पर हकीकत था। आपको इस बात को समझना होगा। नंबर 4 के इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी था और इस लार्जेस्ट इकोनॉमी में हमारा जो नॉर्मल जीडीपी था वो 26% था। समझ रहे हैं आप, क्वार्टर दुनिया का। और ग्रोथ रेट 1689 में 23.7% मेंशन किया गया है, हाईएस्ट। और यहाँ पर हमने पहली बार 2000 साल में चीन को सरपास किया था। चीन जब अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में था, किंग डायनेस्टी के रूप में, तब चाइना को सरपास किया गया है। वेस्टर्न यूरोप से हमारी दौलत कई गुना ज्यादा थी, जो कि हमेशा से ही वर्ल्ड में एक
अमीर हिस्सा रहा है। नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है वो है मोस्ट पावरफुल ऑन अर्थ, एक ऐसा आदमी जो कि अपने टाइम में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स रहा हो, और वो है औरंगजेब आलमगीर। नंबर 6 जो हमारा पॉइंट वो है कि मुगल मिलिट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री थी। मुगल मिलिट्री की टोटल स्ट्रेंथ 12 लाख थी और मुगल्स के दौर पे इंडिया एक सुपर पावर था। ये थी रियल हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब आलमगीर। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं है तो आप एक भक्त हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको पैराडाइज आइलैंड की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही अगली एक वीडियो में। टिल देन सी या।